हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने दो मैथ पेडागोजी और एक ईवीएस पेडागोजी का 3 वीडियो बना चुके हैं और फिर से आप लोगों के लिए लाए हैं ईवीएस पेडागोजी का प्रश्न। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों, इसमें हम आप लोगों के लिए करीब 30 क्वेश्चन लाए हैं। ईवीएस का 30 क्वेश्चन लाए हैं और इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। बोल रहा है पेट्रोलियम से प्राप्त क्या नहीं होता है। तो देखिए, पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है। एक तो मोम प्राप्त होता है, दूसरा ग्रीस प्राप्त होता है, तीसरा डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, ये सब कहां से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। बोल रहा है कौन सा नहीं होता है। तो कोयला हमारा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो कोयला हमारा किससे प्राप्त होता है। कोयला हमारा खदान से प्राप्त होता है। कहां से। खदान। कोयला हमारा खदान से प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका कोयला आंसर हो जाएगा। कौन सा। कोयला। ये रहा कोयला। आंसर क्या हो जाएगा। कोयला। कोयला हमारा खदान से प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका धातु से है। क्या है। मिश्र धातु से है। कांसा यानी ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। और ये आपका कब पूछा गया है। ये आपका 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। नहीं, यह तत्व नहीं है। यह हमारा क्या है। एक मिश्र धातु है। क्या है। मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा एक क्या है। मिश्र धातु है। अब देखिए, इससे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इससे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आदिवासी लोग बहुत पुराने जमाने से इसका उपयोग कर रहे हैं। किसका। कांसा का बर्तन का। कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। ये कहना ज्यादा उचित नहीं है। तो आपका दूसरा और तीसरा ही सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा। दूसरा और तीसरा। और थोड़ा सा अधिक जानकारी के लिए, कांसा किससे मिलकर बनाता है। ये तो आपको दे दिया है। कॉपर और टीन से मिलकर बनाता है। तो कांसा को याद रखने का ट्रिक क्या है दोस्तों। कांसा को याद रखने का ट्रिक क्या है। ये किससे मिलकर बना होता है। टीका से। टीका का मतलब हो गया आपका टीन प्लस कॉपर। हो गया आपका टीन प्लस कॉपर। यहाँ लिखा हुआ है आपका टीन प्लस कॉपर। तो कांसा को याद रखने का ट्रिक ये है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। आपको दिया हुआ है बिहार का स्थान जो कि मधुबनी है। क्या लिखा है इसमें। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मधुबनी बहुत ही फेमस चित्रकला है जो आपका बिहार में होता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये भी सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ये भी सही है। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। गलत। ये आपका बिहार का एक जिला है। तो क्या क्या सही हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये रहा आपका डी नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने अलबरूनी से। बोल रहा है कि अलबरूनी कौन था। तो देखिए अलबरूनी जो है ये आपका भारत में आने वाला आज से 1000 वर्ष पूर्व एक यात्री था जो कि भारत भ्रमण के लिए आया था। तो इन्होंने भारत में बहुत जगह यात्राएं की जो कि इन्हें अपने देश से काफी चीजें भिन्न लगी और इससे यहाँ का सबसे ज्यादा जो अच्छा चीजें लगा वो था तालाब। ये तालाब को देखकर बहुत हैरान हुए और इन्होंने कहा कि यहाँ का तालाब बहुत ही अद्भुत है कि कैसे इस तालाब में लोग घुसते हैं, एक तरफ से तो तालाब में घुसते हैं फिर दूसरी तरफ से तालाब से बाहर निकलते हैं और इस तरह से यहाँ पर कभी भीड़ नहीं लगता है। और अलबरूनी कहाँ के रहने वाले थे, उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। तो पढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ऐसा नहीं कह सकते। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन नहीं किया भैया, ये तो घूमने आया था यहाँ पर भ्रमण के लिए। वह अफगानिस्तान का नहीं था जी, वह उज्बेकिस्तान का था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। यही सही हो जाएगा आपका। तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली से भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और ये आपका पूछा गया है 2021 में। क्या बोला गया है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो पोचमपल्ली जो है आपका अब आपका तेलंगाना का एक भाग है। किसका, तेलंगाना का एक भाग है। और तेलंगाना में क्या फेमस है, एक आपका कलमकारी, कलमकारी भी तेलंगाना में फेमस है। कलमकारी, इस चित्रकला को कलमकारी भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये आपका पेडागोजिकल प्रश्न है और देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, देखिए आपका पाठ में, सॉरी आपका पाठ नहीं मतलब बच्चों का पाठ जो है 1 to 5 में, इसमें कविता कहानी बहुत अधिक मात्रा में देता है। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और कविता कहानी के माध्यम से अच्छे सीखते हैं और अपने आसपास की चीजों से तुरंत जोड़ लेते हैं इनको, इसलिए दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, यह बच्चों के आसपास के परिवेश से संबंधित होता है। कविता और कहानियां संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, बस वही बात हुआ कि आसपास के चीजों से बच्चे तुरंत अपने आप को जोड़ लेते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट लेकर रोचक तरीके से चीजों को सीखते हैं। तो पहला और दूसरा तो सही है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। देखिए जहां भी आपको सीटेट के एग्जाम में व्याख्या देखने को मिल जाए तो उसके साथ कभी जाना ही नहीं है हमको। चौथा, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें बच्चे कुछ खुद से करते हैं, कुछ रचते हैं, कुछ नया तरीके से सीखते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी ए नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टूटा तारा, टूटा जो कभी तारा सजना वे, गाना सुनेंगे आप लोग। तो टूटा तारा ये गाना है आपका ए फ्लाइंग जेट मूवी देखे होंगे आप लोग दोस्तों, उसमें ये गाना है टूटा जो कभी तारा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, टूटा तारा से संबंधित, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तारा क्या है, टूटा तारा, ये जो टूटा तारा होता है ये क्या होता है, दरअसल ये जो सूर्य है ना, सूर्य बना लेते हैं पहले, ये आपका आ गया सूर्य। ये जो सूर्य होता है इसके चारों ओर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े घूमते रहते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि ये अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। जब ये अपने पथ से विचलित हो जाते हैं तो यह अलग अलग ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने पर ये उसकी ओर खींचा चला जाता है। ठीक है, उसकी ओर खींचा चला जाता है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर कौन कौन से ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें बुध, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, मंगल, पृथ्वी, ये शुक्र, ये सभी क्या है? ये सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये जो टूटा जो तारा है, यानी कि ये जो उल्का होता है, छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा, ये अगर कभी शुक्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है तो वो खींच लेता है शुक्र ग्रह। कभी ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है तो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच लेता है। तो ये जो खींचता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में इस पत्थर के टुकड़े का प्रवेश करते ही इसमें आग पकड़ लेता है। तो उसी को बोला जाता है क्या? टूटा तारा उनका जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बिल्कुल सही बात है, यही सही हो जाएगा आपका पहला ही सही हो जाएगा। एक समान गति से चलने वाला तारा नहीं, ये सब नहीं होगा, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? क्या पूछा है आपसे? सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम जो भी प्राइमरी लेवल पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाते हैं, वह बच्चों के अनुसार हमको पढ़ाना पड़ता है। हम अपने अनुसार या किताब के अनुसार नहीं पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ा सकते हैं? बच्चों के अनुसार पढ़ाते हैं ताकि बच्चे उसको समझ पाए आसानी से। तो पहला तो ठीक है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये तो सही है। हमसे सच नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन जो है वो बच्चों को अपने परिवेश में कुछ चीजों को खोजने का अवसर भी प्रदान करता है। अगला, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, बिल्कुल गलत, ये गलत है। पर्यावरण अध्ययन परिभाषा पर बल नहीं देता है। देखिए, एनसीएफ 2005 पढ़िए या आप एनसीएफ 2005 पढ़िए या एनईपी 2020 पढ़िए। ये आपको कभी भी बच्चों को परिभाषा देने की बात करता ही नहीं है। ये क्या बोलता है? आप बच्चों को किसी भी चीज को अगर सिखाना हो तो रचनात्मक तरीके से सिखाइए, सृजनात्मक तरीके से सिखाइए। उनको कुछ प्रश्न देना हो तो खुले मुक्त वाला प्रश्न कराइए। ऐसे चीजों से बच्चों को सिखाने के लिए बोलता है, तो परिभाषा देने के लिए नहीं बोलता है। बच्चों को जो भी बताएं समझ आधारित बताएं, कैसे समझा कर बताएं। तो आपसे क्या बोला गया है? कौन सा सच नहीं है? तो यही सच नहीं है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यही हो जाएगा आपका प्रश्न। यही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या बोला गया है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। देखिए, आपको क्या क्या बोला गया है? स्टील की खाली कटोरी, तो पहले एक कटोरी बना लेते हैं। जैसे ये आपका बन गया, कटोरी। ठीक है, और ये कटोरी कहाँ है? पानी पर। मान लेते हैं ये पानी पर कटोरी। ठीक है मेरे दोस्तों, सपोज दैट। और उसके बाद एक बना लेते हैं कील। ये आपका क्या बन गया? कील। और ये भी कहाँ है? पानी पर। ये भी कहाँ है? पानी पर। ये हो गया आपका कटोरी। ये हो गया आपका कटोरी और ये हो गया कील। ठीक है मेरे दोस्तों, कील। अब देखिए, आप जरा यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर कटोरी का क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। कटोरी का क्षेत्रफल ज्यादा है तो पानी इस पर अधिक बल लगाकर कटोरी को ऊपर ही रख देता है। क्या करता है? कटोरी का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण पानी कटोरी पर अधिक बल लगाता है और कटोरी को ऊपर ही रख देता है।
लेकिन एक कील का क्षेत्रफल ज्यादा नहीं होने के कारण पानी इस कील पर भार नहीं लगा पाता है, इसलिए कील का भार ही अधिक हो जाता है और कील पानी में नीचे डूब जाता है। तो यहां पढ़ते हैं, लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है, ऐसा कुछ बात नहीं है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। स्टील की कटोरी पर जो बल लग रहा है और स्टील का जितना भार है उससे ज्यादा बल लग रहा है, यानी कि पानी अधिक बल लगा रहा है, इसलिए कटोरी ऊपर ही रह जा रहा है। जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल, जबकि लोहा पर जो भार लग रहा है उसके भार की तुलना में कम है, यानी कि लोहा का जो कील है उसका भार की तुलना में पानी का बल कम है, इसलिए कील नीचे डूब जाता है। तो आपका यही सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर सही। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि इसके साथ अभी और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए। जैसे कि आप देखते हैं कि पानी में बहुत बड़ा नाव चलता है, आप लोग देखिए ये पंजहाज सब चलता है, तो कितना बड़ा होता है, वो पानी में नहीं डूबता है, लेकिन आप छोटा सा कंकड़ डालिएगा पानी में वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाव का जो क्षेत्रफल है ना, नाव का क्षेत्रफल ये ज्यादा होता है। अब नाव का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो पानी इस पर अधिक बल लगा लेता है, तो नाव को ऊपर ही रख देता है। लेकिन कंकड़ का क्षेत्रफल कम होने के कारण पानी इस पर बल लगा ही नहीं पाता है, तो यह नीचे हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, एक टीचर यानी कि एक शिक्षक होने के नाते आपको किसी भी चीज को बच्चों को खोजने का अवसर देना चाहिए, खुद से करने का अवसर देना चाहिए, ये एक टीचर का कर्तव्य होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक टीचर बच्चों को खोजने का पर्याप्त समय दे रहा है, तो ये किसकी ओर इंगित कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ जो एक टीचर है वो बच्चे के हिसाब से चल रहा है, तो वो बाल केंद्रित हो गया, वो शिक्षक केंद्रित नहीं है, या फिर याद तो करना ही नहीं है बच्चों को, सूचना देना ही नहीं है बच्चों को। तो आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखते हैं, यह विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण अध्ययन का जो किताब है यह अलग अलग संस्कृति या अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की जरूरत को पूरा करता है। यह वास्तविक कहानियां और घटनाओं को शामिल करती है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों तो अब तक सही है। हमसे क्या पूछा है, निगेटिव, निगेटिव पूछा है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। या परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर, देखिए जहां भी आपको बोला है व्याख्या करने का बात, तो ये नेगेटिव हो गया, व्याख्या कराना ही नहीं है, परिभाषा बच्चों को देना ही नहीं है, तो आपसे क्या पूछा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का ही नेगेटिव यही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये एन वाला। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। बिल्कुल सही बात। तो आपसे क्या पूछा था, कौन सा विशेषता नहीं है, तो नहीं है का भाई ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। बिल्कुल सही बात है, एक टीचर को ऐसा करना ही चाहिए कि आप जो भी बच्चों को क्रियाकलाप कराते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, तो आप उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछिए, ताकि आपको यह पता चल जाए कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, या फिर कहां पर सीखने में कमी आ रही है। ठीक है, क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य क्या है, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना। अच्छा देखते हैं इसको, बच्चों को खोजने का अवसर देना। बिल्कुल सही बात है, खोजने का अवसर दीजिए। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, अभिव्यक्ति का अवसर देना। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे ने जो सीखा ताकि उसे वे अभिव्यक्त कर पाए। बच्चों में उनके सीखने की गति पर विभेद करना। अरे विभेद नहीं, हम बच्चों को कभी सीखने
के आधार पर या फिर कमजोर और तेज के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर बच्चों में कभी विभेद नहीं करना है। विभेद बोले तो वर्गीकरण, वर्गीकरण नहीं करना है। जहां भी बच्चों को वर्गीकरण करने का बात आ जाए उसके साथ तो कभी जाना ही नहीं है। ए नंबर में क्या बोला है, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे ने जो सीखा उसको क्या, उसको कैसे कर सकता है। तो ए बी और सी सही हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए बी सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है, कक्षा 5 ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या देते हैं, पहला, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 के बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। तो देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, आप तुरंत लिख लीजिएगा कि पेड़ से हमें लकड़ी मिलता है, पेड़ से हमें फल मिलता है, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से हमें छांव मिलती है, और भी कई तरह की चीजें तुरंत लिख लेंगे आप। और दूसरा नंबर क्या पूछा है, क्या होगा अगर धरती पे पेड़ ना हो। क्या होगा अगर धरती पे पेड़ ना हो, तो इसके लिए आप बहुत सारा बात बता सकते हैं। जैसे कि अगर पेड़ ना होगा तो हो सकता है कि हम लोग भूखे मर जाए, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें छांव नहीं मिलेगी, या फिर जानवरों को भी बहुत तरह का नुकसान होगा। पेड़ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा, बादल नहीं बनेगा, तो बहुत तरह का बात आप लोग बोलेंगे इसमें। तो पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, तो ये आपका क्या हो गया, मुक्त सिरे, सॉरी बंद सिरे वाला प्रश्न। और क्या होगा अगर धरती में पेड़ ना हो, तो ये क्या हो गया, खुले अंत वाला प्रश्न। यानी कि ये हो गया आपका बंद, बंद, और ये हो गया आपका खुला, बंद और खुला। तो देखिए, पहला क्या बोला है, आई जो है यानी 1 नंबर, वो बंद अंत वाला अपसारी है, और दूसरा मुक्त अंत वाला अभिसारी है। गलत। देखिए, यहां पर आपको अपसारी और अभिसारी का अंतर समझा देते हैं। अपसारी, अपसारी क्या होता है, अपसारी, अपसारी होता है एक से अधिक उत्तर। ठीक है, और अभिसारी, अभिसारी क्या होता है, अभिसारी, अभिसारी जो होता है वो आपका बंद अंत वाला होता है। क्या होता है, बंद अंत वाला। अपसारी जो होता है आपका, वो आपका बंद अंत वाला होता है। मतलब अभिसारी, सॉरी अभिसारी आपका बंद अंत वाला होता है, यानी कि इसमें किसी भी समस्या का निश्चित समाधान होता है, किसी भी समस्या का एक समाधान होता है। लेकिन अपसारी में किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान होता है। तो देखिए, जहां भी आपको ये अपसारी, देखिए बंद अंत वाला कभी अपसारी होगा ही नहीं, बंद अंत वाला क्या होगा, अभिसारी होगा। तो पहला बंद अंत वाला अभिसारी है, बिल्कुल सही बात है, पहला वाला अभिसारी है। और दूसरा मुक्त अंत वाला अपसारी है, बिल्कुल सही बात है, ये मुक्त अंत वाला अपसारी है। तो आपका यही सही हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, यही बात तो गलत है। बांध कभी भी टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता ही नहीं है। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पानी से बिजली बनाते हैं तो ये आपका जल या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। तो बी नंबर तो ठीक है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। हाँ, पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है, जैसे कि पेड़ गायब, जंगल गायब। अब जैसे कि आप मान के चलिए कि आप बांध बना रहे हैं, तो बांध बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा जगह चाहिए। अब वो जगह चाहिए तो जगह कहाँ से आएगा, जंगल काट के ही आएगा। तो पेड़ पौधे का तो नुकसान हो ही गया, जानवर भी। अब जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो जानवर कहाँ पर रहेंगे। तो बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं इससे। अगला, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, बिल्कुल अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि अब नदी बह रहा था, तो उसके आसपास अगल बगल कहीं ना कहीं कुछ लोग जगह
सॉरी कुछ बस्ती होंगे जहां पर लोग रहते होंगे। जब उस जगह बांध बन जाएगा तो बांध बनने के बाद क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा। पानी इकट्ठा होगा तो वो क्या होगा, आसपास के इलाके में फैलना शुरू हो जाएगा। जब आसपास के इलाके में दोस्तों पानी फैल जाएगा तो क्या वहां पर इंसान का रहना संभव है? नहीं। तो फिर वो लोग तो अपनी नदी को छोड़कर उनको कहीं अलग जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला गलत है और बी सी डी सही है। और हमसे क्या पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। कोई कक्षा 5 की शिक्षिका है, वो बच्चों से क्या क्रियाकलाप करा रही है कि कहीं पर फर्श पर या जमीन पर थोड़ा सा चीनी चीनी जो है बिखेर दिया। अब क्या देख रहा है बैठकर कि उधर से चींटी कैसे आती है, कैसे चीनी खाती है या फिर कैसे चीनी को ले जाती है। तो इस प्रकार से क्या कर रही है, वहां बच्चा अवलोकन कर रहा है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा करना और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करें। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे उस चीज को देखें, अवलोकन करें, फिर अपना अनुभव को दोस्तों के सामने चर्चा करें, बताएं उनको। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से नहीं, वहां तुरंत काम हो रहा है, घर से नहीं हो रहा है। हाँ, अवलोकन करने के लिए प्रेरित कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट यही है, सबसे ज्यादा बेस्ट। तो क्या जाएगा आपका सबसे ज्यादा बेस्ट, यही है। कौन सा हो जाएगा आपका, आपका ए नंबर से हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? गौर कीजिएगा, बोल रहा है किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। वाष्पीकरण का मतलब कौन कौन समझ रहे हैं? देखिए, वाष्पीकरण का अर्थ होता है जैसे कि आप किसी बर्तन में पानी को लीजिए और चूल्हे पर रख दीजिए। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे पानी उससे खाली होता जाएगा। किससे? बर्तन से। क्यों? क्योंकि वो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब पानी का वाष्प बनना ही आपका क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब पानी का वाष्प बनना वाष्पीकरण कहलाता है। तो बोल रहा है वाष्पीकरण किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान में वृद्धि, सतह क्षेत्र और तापमान में वृद्धि। सतह क्षेत्र और तापमान में वृद्धि, देख लेते हैं होगा कि नहीं। देखिए, मान लीजिए कि कोई बर्तन बनाए, हम ऐसा पतीला ले लिए, ठीक है, इसमें पानी डाल दिए और ये लगा दिए हम आग। क्या लगा दिए? ये आग लगा दिए। ठीक है, आग लगा हुआ है। अब देखिए, ये जो बर्तन है, मान लेते हैं कि इसका आग हम थोड़ा सा ज्यादा कर दिए। अब बड़ा बर्तन है, अब बड़ा बर्तन है, आग ज्यादा करने के बाद पानी इसमें फटाफट फटाफट पानी क्या होगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। तो इसमें तो जल्दी उड़ रहा है। हमको बोल रहा है कि वाष्पीकरण किसमें सबसे धीमी होगी। इसका मतलब ये नहीं होगा। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। देखिए, अगर हम तापमान कम भी कर देंगे फिर भी इससे पानी जो है वाष्प बनकर अधिक मात्रा में ही उड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक है। उसके बाद देखिए, इसका मतलब ये भी गलत है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि सतह क्षेत्र हम घटा देते हैं, सतह क्षेत्र, ये पहले बड़ा बर्तन लिए थे, अब छोटा सा बर्तन लेते हैं, छोटा सा बर्तन लेते हैं और तापमान बढ़ा देते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं, तो क्या फायदा हुआ? आप छोटा बर्तन ले लिए लेकिन अपनी बार गैस तेज कर दिए तो फिर भी तो पानी उड़ ही जाएगा, फिर भी पानी उड़ ही जाएगा। लेकिन अगर आप छोटा बर्तन लेते हैं और छोटा बर्तन लेते हैं और जो तापमान है वो कम रहता है, यानी कि आप कम आंच पर पानी को पकाते हैं,
तो वो बहुत धीरे 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 वाष्प बनकर उड़ेगा, उड़ेगा पानी वाष्प बनकर, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, जो कि आपका 2019 में पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। किसमें, समूह में सीखने पर। देखिए, जब कोई बच्चा समूह में सीखता है ना, तो उससे क्या होता है, समूह में एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या बोला है, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और प्रभावशाली युक्ति है। देखिए, जहां भी आपको शिक्षक को आसान करने का बात आ जाए, शिक्षक से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, तो शिक्षक को आसान हो चाहे मुश्किल हो, हमको उससे कोई लेना देना, एक विद्यार्थी को उससे कोई लेना देना है ही नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। समूह में जब सीखता है तो उसके द्वारा सहपाठी द्वारा सीखने को भी प्रोत्साहित किया जाता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। जब दो चार बच्चा मिलकर किसी चीज को सीखता है तो उससे क्या होता है, एक दूसरे का सामाजिक आदान प्रदान भी होता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में, देखिए समय पर पूरा करने में ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो आपका बी और सी ही यहाँ पर सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे आप आसपास के गांव जाएंगे, वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे बीमारी के बारे में, तो समुदाय से बातचीत करने का अवसर भी मिल गया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। बिल्कुल सही बात है कि इससे क्या होता है, बच्चे खुद से चीजों को सीखने में मदद मिलता है बच्चों को। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। बिल्कुल सक्षम बनाया, ये बिल्कुल सक्षम बनाया। तो ये तो क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। देखिए, इनसे समुदाय बच्चे वहां पर सिर्फ सर्वेक्षण करने के लिए गए हैं कि कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है। वहां पर जो समाज के लोग हैं उनको कोई मदद नहीं मिलने वाला है बच्चों से। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और आपसे यही पूछा गया है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। तो इसमें क्या बोला है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में जो उदाहरण दिए जो नीचे दिए गए हैं। तो ऑप्शन देखिए हमारे सामने क्या क्या है। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हम जो अभी यहाँ पर ये कुछ लिख रहे हैं, तो ये पेन और ये जो फोन है, इसमें घर्षण के कारण ही लिख पा रहे हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो लिखाता भी नहीं। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही है। घर्षण के विषय में ये दोनों सही है कि हम जो जमीन पर चलते हैं तो घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। सी नंबर में बोला गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। देख रहे हैं ना आप लोग। हम किसी वस्तु को अगर ऊपर फेंकते हैं और वो जो हमारे पास नीचे आ जाता है, तो उसका कारण वो घर्षण नहीं है, उसका कारण गुरुत्वाकर्षण है। क्या कारण है, गुरुत्वाकर्षण। तो ये कथन तो गलत है, गुरुत्वाकर्षण
घर्षण, तो ये कथन तो गलत है। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, ये भी सही है। तो ए, बी और सी किसमें है? ये रहा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? देखिए, प्राइमरी लेवल की अगर बात करें प्राथमिक स्तर पर, तो उसमें सभी विषय को थीम आधारित कर दिया गया है। मतलब पर्यावरण अध्ययन को, सभी विषय का मतलब नहीं है, पर्यावरण अध्ययन को थीम आधारित कर दिया गया है। तो आपका 6 तो थीम है। कौन कौन थीम है? परिवार एवं मित्र, पानी, भोजन, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये 6 थीम है। तो थीम में बांटने का अर्थ क्या है? यह यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात, यही सी हो जाएगा कि थीम आधारित करने का अर्थ यह है कि बच्चों को एक ही किताब से सब चीज का नॉलेज मिल जाए। पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या शामिल किया गया? आपका शामिल किया गया है विज्ञान, 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 उसके बाद सामाजिक, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन, ये तीनों को शामिल किया गया है। किसमें? सबको शामिल किया गया है पर्यावरण अध्ययन में। सबको शामिल किया गया है पर्यावरण अध्ययन में। तो संपूर्णता से ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर रहा है ये, तो पहला ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन सुनिए। तो देखिए क्या बोला गया है माउंट एवरेस्ट के बारे में। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी ऊंचाई 8,900 मीटर है। नहीं भैया, ये भारत का भाग है ही नहीं, तो जम्मू कश्मीर का कहां से हो जाएगा? यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,900 है, ये सही हो जाएगा। देखिए कभी कभी आपको 8,848 मीटर भी दे देगा, कभी 8,850 मीटर भी दे देगा, कभी 8,900 मीटर भी दे देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मार दीजिए आराम से। ठीक है, तो आपका बी नंबर यहां सही हो जाएगा। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? अलग योजनाओं में सभी विषय को अलग करके। जब सभी विषय को अलग कर दिए तो फिर एकीकृत कहां से होगा? तो गलत हो जाएगा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। जब बोल रहा है एकीकृत करके कैसे पढ़ाएंगे, कैसे योजना बनाएंगे, तो अलग करने का बात ही नहीं है। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक, फिर से आ गया अलग करने का बात। एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। अरे यार, ये बिल्कुल सही बात है कि एक पाठ में 2 से अधिक विषय क्षेत्र को मिलाकर ही एकीकृत बनाया जा सकता है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। देखिए, हम कुछ भी सुनिश्चित, ये सब सुनिश्चित वगैरह नहीं करेंगे कि विद्यार्थी अनुशासित रहे। अनुशासित करने का तो बात ही नहीं बोला जाता है आपको। क्रियाकलाप की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। बिल्कुल सही बात है कि आप जहां पर विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, तो वहां के बारे में पहले आप कुछ जानकारियां इकट्ठी करिए कि किस तरह का माहौल है उधर, और फिर वो आप अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करिए। तो बी नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कौन सा?
वह कौन सा एक कारण है? आपको क्या बोला गया है कि 6 थीम है, जिसमें से परिवार एवं मित्र ये एक थीम है, उसके अंदर पौधे और पशु को जानबूझकर उप थीम में रखा गया है। तो किस लिए रखा गया है, उस एक कारण को छोड़कर बताइए। देखिए, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। देखिए, प्राइमरी लेवल है, अरे यार, प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे उन चीजों को, वो क्या कहते हैं, विशिष्ट रूप से किसी भी चीजों को नहीं देख पाते हैं। उतना जो है वो क्या करते हैं, सभी चीजों को अपने आसपास के इलाके से जोड़कर चीजों को बताते हैं। तो इसी को छोड़ना पड़ेगा हमको। हमसे क्या पूछा गया है, निगेटिव, तो निगेटिव का भाई ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का भाई यही निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा आपका आंसर। सही, ये आंसर सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, बिल्कुल सही बात है, ये तो ठीक है, ये ठीक है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है। तो हमसे पूछा है एक कारण को छोड़कर, ठीक है, तो एक कारण को इसी को छोड़ना पड़ेगा हमको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था पुनीत, कि पुनीत चाह रहा था कि अगला टॉपिक जो है वो पाचन से संबंधित स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्यों ना, सॉरी, भोजन विषय पढ़ाने वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा पाचन से संबंधित किसी बच्चे का विचार जान ले कि वो क्या जानता है पहले से पाचन के बारे में। तो ए नंबर में क्या बोला है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, बिल्कुल यही तो हो जाएगा। अब क्या देखना है, यही हो जाएगा। अच्छा, ड्राइंग आने का बात नहीं है, वो मूल्यांकन, अब जब पढ़ाया ही नहीं है तो मूल्यांकन किस चीज का बोल रहा है उसमें, सी नंबर में बोल रहा है कि पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। बच्चे को पहले पढ़ा तो लीजिए सर, उसके बाद मूल्यांकन होगा, परीक्षा वगैरह और नामांकित ये सब नहीं करना है। तो पहला ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, खानों का उत्खनन, ठीक है, बांधों का निर्माण, ठीक है, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटी इकट्ठी करना, ठीक है, बांस से टोकरी बुनना, ठीक है, गिरे हुए पत्तों से पत्तल उठाना, ये भी ठीक है, पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो देखिए, जंगल का गायब होने के लिए क्या क्या जिम्मेदार है, खानों का उत्खनन, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अब मान के चलिए कि सरकार को पता चला कि यहाँ से लेकर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर तक जमीन के नीचे क्या है, कोयला है। अब इतना बड़ा क्षेत्र जो है, इसको सरकार क्या करेगा, अंदर ही अंदर खोदेगा, या फिर अंदर अंदर नहीं खोदेगा, अगर ऊपर से ही खोदेगा तो क्या करना पड़ेगा, उनको पेड़ वगैरह हटाना पड़ेगा। तो पेड़ जब उतना 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ हटाएगा तो कितना बड़ा जंगल का भाग कर जाएगा, तो इससे जंगल में कमी आएगी। उसके बाद बांधों का निर्माण, बिल्कुल सही बात है कि जब भी सरकार बांध का निर्माण करता है उससे क्या होता है, जंगल को गायब होना पड़ता है। जंगल गायब होते हैं तो पेड़ पौधे गायब हो जाते हैं, पेड़ पौधे गायब होते हैं तो जानवर को भी रहने का जगह नहीं मिलता है। तो यानी कि जंगल के गायब होने का ये दो मुख्य कारण दिख रहा है, ये दो मुख्य कारण। तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, हाँ, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में अच्छा वर्णन करता है, तो इसका आ जाएगा डायरेक्ट कि चांद पर हवा नहीं है, और सॉरी वो नहीं होगा, ये पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ है, ठीक है मेरे दोस्तों, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ है, ये चांद की विशेषता है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? 6 विषयों में से एक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो 6 थीम हमारा कौन कौन है? परिवार एवं मित्र, ये 1 नंबर थीम हो गया। उसके बाद जल, जल, आवास, यात्रा, यात्रा और भोजन, 5 हो गया। और एक आपका है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं और करते हैं। तो ये आपका 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 थीम हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है? उन 6 विषय में से, यानी कि 6 थीम में से कौन तो एक थीम है? तो प्राकृतिक संसाधन तो अभी किसी ने लिखाया ही नहीं है, ये लिखाए हैं बी नंबर, तो यही थीम हो जाएगा। चीजें कैसे काम करती है? पदार्थ, ये नहीं होगा, तो बी नंबर हो जाएगा थीम आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में, यानी कि पेड़ को बचाने की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। क्या करती है? प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा किया है। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, अच्छा ये भी ठीक है। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, चलिए ठीक है। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, अच्छा। अब क्या बोला गया है? वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है? क्या बोला है? सबसे कम प्रभावी कौन सा है? तो देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। तो देखिए, जब आप अपने घर या आंगन में कहीं पर वृक्ष लगाते हैं तो आप क्या करते हैं? उसका ध्यान रखते हैं, उसका देखभाल करते हैं, रोज पानी डालते हैं, फिर धीरे धीरे पेड़ से आपका एक लगाव हो जाता है। फिर आपका मन नहीं भी होता है, फिर भी आप पानी लेके पहुंच जाते हैं उसको पानी डालने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, ये तो प्रभावी तरीका है, अच्छा तरीका है। वन संरक्षण यानी कि जंगल के बचाव पर आप बच्चों को स्कूल में वाद विवाद कराइए, प्रतियोगिता कराइए, ठीक है, ये करा सकते हैं, इससे भी बच्चे समझेंगे, सीखेंगे। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी चलेगा, ठीक है। ये शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, ये सबसे कम प्रभावी होगा। अब बच्चों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाइएगा तो क्या ही सीखेगा बच्चा? तो हमसे सबसे कम प्रभावी पूछा है, सबसे कम प्रभावी, तो सबसे कम प्रभावी 4 नंबर हो जाएगा। कौन सा? 4 नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप साधारण पानी में नींबू डालते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन जब आप उसी पानी में, साधारण पानी में नमक डालते जाते हैं, नमक डालते जाते हैं, तो एक समय क्या होता है? उस पानी का घनत्व अधिक हो जाता है। किसकी तुलना में? साधारण पानी की तुलना में। अब जब पानी का घनत्व अधिक हो गया तो नींबू उसमें डूब सकता ही नहीं है, नींबू तैरने लगेगा। तो पहला ही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक है? तो कच्चे तेल का उत्पादक हो जाएगा इसमें आपका गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है, गुजरात और तमिलनाडु, यही सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका करीब करीब 31 प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि यह आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है मेरे दोस्तों, धन्यवाद।